हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीसीईसी और पारा मेडिकल के लिए टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा। पिछले पार्ट में पार्ट वन जो था उसमें 11th का ज़्यादातर क्वेश्चन था, और पार्ट टू में जो है आज आज यानी कि पार्ट टू में जो है 12th क्लास का मोस्ट क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि इस जो क्लास होगा इसका पीडीएफ आप लोग तक पहुंच जाएगा। उसके बाद और जो भी अपडेट होगा हम वहाँ पे देते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो इसीलिए घबराना नहीं, आप इतना क्वेश्चन करके जाइएगा। तो इसी में से बस थोड़ा सा चेंज तो रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्ट यही आ जाएगा, लेकिन आप अगर इस सीरीज़ को कर लेते हैं, टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज आज पार्ट सेकेंड और पार्ट वन हो चुका है, और आगे भी पार्ट आते रहेगा, पार्ट 3, 4, 5, ये सब अगर आप कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको देखा दिखाया मिलेगा। कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, कुछ डाटा बेस्ड होगा तो आप लोग याद कर लीजिए। अभी तो टाइम उतना नहीं है कि आप लोग मतलब पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ सकें, क्योंकि अब तुरंत एग्ज़ाम है। इसीलिए इस सीरीज़ को आप लोग कीजिए और बहुत अच्छा एग्ज़ाम में आपका स्कोर होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ ऑटोजोमल रिसेसिव। कह रहा है इस चारों में से ऑटोजोमल रिसेसिव कौन सा डिजीज़ है। देखिए, पहला मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। तीसरा हेमोफीलिया, ये सेक्स लिंक यानी कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। थैलेसीमिया और कलर ब्लाइंडनेस में से आपका आंसर होने वाला है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये चारों स्टेटमेंट पढ़ना और इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा उसको सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है कि टी.एच. मॉर्गन जो है वर्कड ऑन टाइनी फ्रूट फ्लाई डोर्सोफिला मिलेनोजेस्टर। बात तो सही है कि टी.एच. मॉर्गन जो है डोर्सोफिला मिलेनोजेस्टर पे वर्क किया था। ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, एबीओ ब्लड ग्रुप इज गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। हाँ, ये भी बात सही है कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है मल्टीपल एलील्स और को डोमिनेंस, ये दोनों का एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। आपको याद तो होगा ही, बस रिवीजन हो जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप जो मल्टीपल एलील्स और कोडोमिनेंस दोनों का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मल्टीपल एलील की जगह ये भी रहता तो भी ये ऑप्शन सही होता। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़ते हैं कि द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम। नहीं, ऐसा तो नहीं, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम पे नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम के बेसिस पे होता है, एक्स क्रोमोजोम के बेसिस पे नहीं। अगर यहाँ पे सिर्फ क्रोमोजोम रहता तो ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ एक्स क्रोमोजोम दे दिया, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हमसे तो गलत ही पूछा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, समझते हैं। स्टार्च ग्रेन साइज इन गार्डन पी सीड इज ए इनकम्प्लीट डोमिनेंट करेक्टर। हाँ, बात तो सही है कि गार्डन पी में स्टार्च ग्रेन का साइज जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है। हाँ, सीड का शेप जो होता है वो डोमिनेंट होता है, वो कंप्लीट डोमिनेंट होगा, कंप्लीट डोमिनेंट। लेकिन स्टार्च ग्रेन का साइज जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंट दिखाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि हु ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चरल ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए फ्यू इंसेक्ट एंड नेम्ड एक्स बॉडी। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन जो है एक अच्छा स्पेसिफिक यानी कि विशेष न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को खोजा स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, और कुछ इंसेक्ट में, किस में खोजा, कुछ इंसेक्ट में, और उसका नाम एक्स बॉडी दे दिया। तो कौन दिया इसका नाम एक्स बॉडी, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हैनकिंग। हैनकिंग ही एक्स बॉडी का डिस्कवर किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन इजी इजी भी है। ये सब क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन हो गया। एक एक लाइन का है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखिएगा ना, कि चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो चारों स्टेटमेंट
का आप कॉन्सेप्ट को सीखने को मिलेगा ना। तो इसीलिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से डरना नहीं। एग्ज़ाम में आएगा तो ठीक है, सबके लिए हार्ड होगा ना, मतलब सबको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके लिए स्टेटमेंट वाइज अभी से आप सॉल्व कीजिए, ताकि एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से आपका 4 छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये आपको फ़ायदा है इस क्वेश्चन को करने का। तो चलिए ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि F1 हैड ए फिनोटाइप डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ टू पेरेंट। कह रहा है चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रिगार्ड इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब होता है? मानिए कि अगर रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस करा दिए तो ये बनेगा, और इस फ्लावर को बोलते हैं पिंक फ्लावर। तो ये जो जनरेशन बना F1 में, कौन बना? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसा बना? पिंक बना। और किसको किसको क्रॉस किए थे? तो ये बना रेड को और वाइट को। तो रेड और वाइट को क्रॉस किए तो पिंक बन गया। इसका मतलब पिंक जो है ना ही रेड से मैच हुआ ना ही वाइट से, यानी कि जो बेटा हुआ ना ही बाप से मिला ना ही बेटा से, सॉरी मदर, नहीं फादर से मैच हुआ और नहीं मदर से। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि गलत स्टेटमेंट कौन है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि F1 जो है, जिसका फिनोटाइप जो है वो ना ही मदर ना ही फादर, यानी कि किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेगा। बात तो सही है कि बेटा का जो जीनोटाइप है कैपिटल और स्मॉल है, ना ही फादर से रिजेंबल किया ना ही मदर से रिजेंबल किया। ये तो कुछ अलग ही आ गया क्या, फिनोटाइप। ये क्योंकि ये पिंक है ना, और फादर रेड था मदर वाइट थी, और बच्चा हो गया पिंक, तो ना ही फादर से मिला नहीं मदर से मिला। तो ये ऑप्शन तो सही है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, जगह खाली हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन इज गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल डॉग फ्लावर यानी कि स्नैपड्रैगन है। ये आपको याद कर लेना चाहिए, और याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप लोग कमेंट में बताइएगा तो आप लोग को कितना सही हुआ। हम क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं आप लोग तो तुरंत ही कर लेते हैं, क्योंकि हम तो समझा समझा के करते हैं। तो आप एक बार बताइएगा आपका कितना सही हुआ कमेंट में। चलिए थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। टू पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट आर क्रॉस। देखिए स्नैपड्रैगन का 2 पिंक फ्लावर को क्रॉस करते हैं। चलिए 2 पिंक फ्लावर को क्रॉस किए तो ये क्या बना, आर आर बना। ये दोनों को मिला के ये बनेगा। फिर इसको और इससे करेंगे तो ये बनेगा। फिर स्मॉल आर कैपिटल आर मिल के यहाँ बनेगा, और स्मॉल आर मिल के यहाँ बनेगा। कह रहे जब दोनों को क्रॉस किए इट रिजल्ट ओनली रेड फ्लावर। जब क्रॉस किए तो जो रिजल्ट हुआ सिर्फ रेड फ्लावर होगा? नहीं, ये रेड हुआ ना, ये तो पिंक हो गया, ये तो पिंक हो गया, और ये तो वाइट हो गया। और ऑप्शन कह रहा है कि सब रेड होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। समझ में आया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ना। चलिए चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। व्हेन टू ट्रू ब्रीडिंग स्नैपड्रैगन प्लांट रेड एंड वाइट क्रॉस। जब 2 ट्रू ब्रीडिंग रेड और वाइट को क्रॉस करेंगे, तो चलिए करते हैं। रेड रेड क्या है, ये है, और वाइट क्या है, ये। दोनों को क्रॉस किए तो इट्स रिजल्ट वाइट एंड पिंक फ्लावर इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में वाइट और पिंक होगा, तो पहले F1 जनरेशन बनाएंगे ना, तो F1 क्या होगा, सब पिंक होगा। F1 क्या होगा, सब पिंक होगा। और जब 2 F1 को क्रॉस करते हैं तभी तो F2 बनता है। तो F2 कैसा बनेगा, देखिए F2 कैसा बनेगा, कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो कह रहा है कि रेड भी बनेगा, वाइट भी बनेगा, और पिंक भी बनेगा। बात तो सही है कि रेड भी बना, वाइट भी बना, और पिंक भी बना। कब, जब इस दोनों को क्रॉस किए तो उसका F2 देखें। F1 को नहीं देखना है, F2 को देखना है। F2 देखेंगे तो ये तीनों बनेगा, ये भी बात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, और आप लोग जब इस सीरीज़ को करके जाइएगा तो बहुत ही अच्छा फील होगा। एग्ज़ाम के सेंटर पे आपको लगेगा कि चलो बहुत अच्छा सीरीज़ हम करके आए हैं, और हमसे सब क्वेश्चन बन रहा है। बस आप लोग कुछ कुछ सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए अगला ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा मतलब 100 क्वेश्चन में से 3-4 कॉन्सेप्चुअल तो आएगा ही आएगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर होके जाना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ कलर ब्लाइंड ओमेन मैरी विथ नॉर्मल मैन। अच्छा, कलर ब्लाइंड ओमेन है, इसका मतलब ओमेन का जीनोटाइप ऐसा होगा,
और ये शादी करते नॉर्मल मैंस, यानी कि ऐसा आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं है, और आदमी के पास तो एक्स वाई होता है और इसको कोई बीमारी नहीं है, तो यहाँ पे सी तो होगा नहीं। कलर ब्लाइंड के लिए ना सी का यूज करते हैं। तो इससे शादी की। हुज फादर वाज कलर, देखिए एक कलर ब्लाइंड वोमेन जो है ऐसा आदमी से शादी की जिसका फादर कलर ब्लाइंड था, लेकिन वो आदमी नॉर्मल है। तो आदमी जब नॉर्मल है तो उसके फादर से हमको क्या मतलब, आदमी नॉर्मल है तो आदमी का ये जीनोटाइप होगा, ये होगा ना। अब कह रहा है कि व्हाट आर द चांस ऑफ देयर सन टू बी कलर ब्लाइंड। अब इसका जो बेटा होगा उस बेटे में से कितने का चांस, देखिए अब पहले बनाते हैं कि कैसा कैसा इसका F1 जनरेशन का चाइल्ड होगा। तो पहला एक्स एक्स सी होगा, दूसरा एक्स एक्स सी होगा, और तीसरा एक्स सी वाई होगा, चौथा एक्स सी वाई होगा। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, एक्स एक्स है यानी कि डॉटर है, और ये दोनों क्या है, सन है। और दोनों बेटा जो है बीमार पैदा हो गया। तो पूछ भी रहा है कि कितना परसेंट बेटा जो है बीमार होगा, यानी कलर ब्लाइंड होगा। तो दो बेटा हुआ और दोनों कलर ब्लाइंड हो गए, यानी कि 100% सन जो है कलर ब्लाइंड होगा। अगर यहाँ पे सन वर्ड यूज मत नहीं करता, सिर्फ बोलता कितना परसेंट चाइल्ड जो है कलर ब्लाइंड हुआ, तो चाइल्ड तो 50% हुआ ना, क्योंकि 4 बच्चा में से 2 बच्चा बीमार होगा ना, क्योंकि 2 तो बेटी है, 2 बेटा है, और बेटी तो नॉर्मल है, बस कैरियर होगा। कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों जीन पे सी होना चाहिए। अगर एक ही जीन पे सी है तो ये कलर ब्लाइंड डिजीज नहीं हुआ, इसमें इसको कैरियर बोलेंगे। तो इसको बीमार नहीं बोलेंगे, इसको बीमार का कैरियर बोलेंगे, बीमारी का। तो अगर बोलेगा कि टोटल बच्चे में कितना परसेंट कलर ब्लाइंड हुआ, तो बोलेंगे 50%। लेकिन पूछेगा बेटा कितना कलर ब्लाइंड हुआ, अब 2 बेटा हुआ, दोनों कलर ब्लाइंड, यानी कि 100%। तो समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछ सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द फ्लोइंग ग्राफ बाय सेलेक्टिंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इस ऑप्शन को देख के इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। कह रहा है द नियंडरथल मैन विथ ब्रेन साइज ऑफ डैश। नियंडरथल मैन का ब्रेन साइज कितना था, 1400 सीसी का था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी नहीं होगा, फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा। हैव लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ऐसा आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि सेंट्रल एशिया के पास रहता था। तो अफ्रीका भी आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर भी हम आगे पूरा पढ़ते, बिटवीन 10,000 से 40,000 ईयर बैक दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। देखो नियंडरथल मैन जो था ना, वो कपड़ा उपड़ा पहनना शुरू कर दी, क्योंकि जब भी आदमी का वो हुआ इवोल्यूशन, तो शुरू में आदमी कैसा, जानवर के जैसा था, बंदर के जैसा था, और बंदर तो कपड़ा नहीं पहनता है, आदमी भी नहीं पहनता। जब आदमी का इवोल्यूशन धीरे धीरे होने लगा और नियंडरथल मैन जैसा आदमी हो गया, तो वो लोग जो क्या करते थे, कपड़ा वगैरह पहनते थे, और कोई उसका रिलेटिव डेथ कर जाता था तो उसको जो है मिट्टी के अंदर वो बरीड कर देते थे। तो ये कौन करते थे, नियंडरथल मैन। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। और इसका ब्रेन साइज 1400 सीसी था, और वो नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे। ये एक क्वेश्चन से आप 3-4 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है ये, और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिलर्स एक्सपेरिमेंट। मिलर जो एक्सपेरिमेंट की थी इवोल्यूशन चैप्टर में है, और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पहला, ही मेंटेन हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, बात सही है, वो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया था। दूसरा है मिलर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एमिनो एसिड, हाँ मिलर जो है सिंपल एमिनो एसिड को बनते देखा। तीसरा ऑप्शन है मिलर क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन एट लेबोरेटरी स्केल व्हिच वेर थ्राउट टू बी ऑन प्रिमिटिव अर्थ। हाँ मिलर देखिए पहले का अर्थ पे जो भी कंडीशन था वैसा ही सिमिलर कंडीशन जो मिलर जो लैब में बनाए। देखिए यहाँ पे अगर सेम रहता ना तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिमिलर है तो सही हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है कि सिमिलर कंडीशन बनाए। और चौथा ऑप्शन है इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन और हार्मोन। हार्मोन सब का फॉर्मेशन तो नहीं देखा, हार्मोन सब का फॉर्मेशन तो नहीं देखा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1st, 2nd, 3rd करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। करेक्ट, along with lymphoid organ WBC are also present within the mucosa of digestive, respiratory and excretory tract as malt.
विच कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ टोटल लिम्फ टिश्यू। अब याद कर लीजिए, माल्ट जो है उसका टोटल लिम्फ टिश्यू का 50% कंस्टिट्यूट करता है, और वो कहाँ कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट में होता है। इस बात को ध्यान रखिए। माल्ट का आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। माल्ट का फॉर्मूला होता है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इसको याद कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है माल्ट का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव बीन इनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली इरेडिकेट डेडली डिजीज लाइक। बताइए इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा। कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स, सॉरी आप तो आंसर ही बता दिए। कह रहा है कि कौन सा बीमारी को पूरा जड़ से ख़त्म करने के लिए हम जो है वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन का यूज़ किए। तो आंसर है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ऐसा बीमारी था जो अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, वो जड़ से ख़त्म हो गया। और कैसे हुआ, वैक्सीन के बदौलत हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि 50% क्वेश्चन अब हो जाएगा। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या है। द यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन, एड्रीनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस सिम्टम ऑफ। एंटी हिस्टामिन, एड्रीनलिन और स्टेरॉइड जो किस बीमारी का सिम्टम को ख़त्म कर देता है, जल्दी से, तेज़ी से कम करता है, ख़त्म नहीं कम करता है, रिड्यूस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलर्जी। आप लोग को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंगल, वायरल, हेलमिंथिक डिजीज, इसका आंसर नहीं होगा, एलर्जी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मज़ेदार है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल ए एंड बी। ये ए है और ये बी है, इस दोनों को आप पता करिए, और जो आंसर दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे इसका आंसर लगाइए। ये हमारा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, कोकेन, हीरोइन, कैनाबिनॉइड, मॉर्फिन। अब आप लोग बताइए ए और बी क्या है। तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं। ए जो है कोकेन, सॉरी ए जो है मॉर्फिन है। ए क्या है, ए मॉर्फिन है। और बी जो है कैनाबिनॉइड। बी क्या है, बी जो है कैनाबिनॉइड है। CANNABINOID, कैनाबिनॉइड। ए मॉर्फिन है और बी कैनाबिनॉइड है। तो इसको देखते हुए हम ऑप्शन को देखते हैं। ए मॉर्फिन नहीं, कोकेन बोला है। बी हीरोइन नहीं, ए मॉर्फिन हाँ, और बी कैनाबिनॉइड, ये दोनों तो सही है। अब आगे पढ़ते हैं। मॉर्फिन का सोर्स का, मॉर्फिन आता कहाँ से है। देखिए कैनाबिनॉइड कहाँ से आता है, मॉर्फिन कहाँ से। कैनाबिनॉइड जो है कैनाबिस सटाइवा से आता है, एट्रोपा बेलेडोना से नहीं आता है। तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। आप लोग याद रखिए कैनाबिनॉइड जो है कैनाबिस सटाइवा यानी कि भांग से आता है। और ये पेपेवर सोम्निफेरम से मॉर्फिन आता है। और मॉर्फिन क्या काम में आता है, मॉर्फिन जो है पेन किलर के तरह यूज़ किया जाता है। मानिए किसी का सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो उसको दर्द होगा। किसी का सर्जरी होगा तो बॉडी को चीर फाड़ करेंगे तो दर्द होगा ना। तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए हम मॉर्फिन देते हैं। तो अब आप लोग बोलिएगा कि नॉर्मल दवाई क्यों नहीं देते हैं। नॉर्मल दवाई उतना खतरनाक दर्द को कम नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग मॉर्फिन जनरली यूज़ करते हैं। किसको, पेन किलर के लिए। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। किसका आंसर 4 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर था 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन व्हिच टेक्निक फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल। किस टेक्निक में फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले इस चारों जो टेक्निक लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो ZIFT का क्या होता है, हम लिखा देते हैं। ZIFT का होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। दूसरा GIFT, ये तो चौथा हो गया, इसका होता है गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तीसरा ICSI, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और लास्ट जो है IUT, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र।
समझ में आ गया। देखिए यहाँ भी इंट्रा है, यहाँ भी इंट्रा होगा, यहाँ भी इंट्रा, यहाँ भी इंट्रा, कहीं पे भी इंटर नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन अगर कभी भी ZIFT का फुल फॉर्म पूछ देगा तो 4 ऑप्शन रहेगा, 2 ऑप्शन सेम जैसा दिखेगा क्योंकि सब कुछ सेम होगा, बस एक में इंट्रा दिखेगा एक में इंटर दिखेगा, तो आप लोग गलत कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए ईजी है कि कह रहा है कि इस चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करके जो है फीमेल के अंदर जो है बच्चा डेवलप करेगा और फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही होगा, ये पूछ रहा है। देखिए जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि जाइगोट को हम बाहर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब जाइगोट बाहर बना, तो ये आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन अंदर होना चाहिए, यानी कि जाइगोट अंदर ही बनना चाहिए, और पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जाइगोट बाहर बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, अब यूटरस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसको, इम्ब्रियो को, तो इम्ब्रियो को बाहर से अंदर डाले, यानी कि इम्ब्रियो बाहर बना, यानी कि जाइगोट बाहर बना होगा तब तो इम्ब्रियो बाहर बना होगा, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा ICHI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, देखिए करते क्या है, अगर किसी के भी हस्बैंड में स्पर्म का काउंट बहुत ज़्यादा कम है तो हम क्या करते हैं, ओवम को बाहर निकालते हैं और बाहर में ही स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं ओवम में, तो यानी कि फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के बाहर हुआ, तो ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। और चौथा है गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में हम गेमिट को ट्रांसफ़र करें, मानिए ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में हम किसको ट्रांसफ़र करें, गेमिट को। अब जब गेमिट को, अब कोई फीमेल है जो गेमिट प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो उसको हम बाहर से गेमिट दे देंगे फेलोपियन ट्यूब में, फिर जब वो अपने हस्बैंड के साथ मतलब कोपुलेशन होगा तो स्पर्म जो है बाहर से अंदर जाएगा, यानी कि अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा इस टेक्निक में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। तो चारों ऑप्शन को हम अच्छे से समझा दिए। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आई होप कि आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। देखिए पहला है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज कब होता है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है पहले ये बताइए। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि फॉलिकल डेवलप करता है, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकल डेवलप होगा, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, तो ए का सेकंड हो जाएगा, तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो नहीं होगा। दूसरा है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में क्या होता है, नाम देखिए ल्यूटियल, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तो इसका 3 हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉर्म हो रहा है, तो बी का 3 होगा, तो चलिए बी का तो दोनों में 3 है। अब तीसरा है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग क्यों होगा, क्योंकि यूटरस में 3 लेयर होता है, पहला होता है पेरीमेट्रियम, बीच वाला होता है मायोमेट्रियम, और अंदर वाला जो होता है इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम लेयर जो है वो ब्रेक डाउन, यानी कि टूट टूट के ब्लड के रूप में बाहर निकलने लग जाता है, कब, जब मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि ब्लीडिंग होता है, यानी कि ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, इंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और डी का भी देख लीजिए, ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, यानी कि ओवम रिलीज होता है। समझ में आ गया। तो चलिए ओवम नहीं बोलते हैं इसको, सेकेंडरी ओसाइट बोलना ही ज़्यादा सही है, ज़्यादा क्या 100% सही है सेकेंडरी ओसाइट बोलना, ओवम वर्ड गलत यूज है, पहले का एनसीईआरटी में ओवम था, अब इसको सेकेंडरी ओसाइट कर दिया गया। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इफ़ नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर 35 डेज इन ए फीमेल, यानी कि कोई फीमेल है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन का है, तो ओव्यूलेटरी डे कब होगा। तो हमको पता है कि ओव्यूलेशन जो है, मानिए किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने भी दिन का होता है, मानिए इसका 35 दिन का, 1 से 35 दिन का, तो लास्ट से 14 दिन पहले जो है ओव्यूलेशन होता है, यानी कि 35 में से 14 घटा देंगे, 35 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि आंसर 21 दिन होगा। अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 30 दिन का होता, अगर सपोज करते 30 दिन का होता है, इसका ओव्यूलेशन कब होता, 30 में से 14 घटाते, यानी कि 30 - 14 करते तो 16 हो जाता। किसी का 28 डे का होता तो 28 में से 14 घटाते तो आंसर 14 होता। तो जनरली आप लोग ये पढ़े हैं 28 डे का साइकिल होता है, तो कब ओव्यूलेशन होगा 14th डे, तो आंसर 4 लगा देते, लेकिन नहीं, जिसका मेंस्ट्रुअल मतलब फेज जो है 28 डे का होगा उसका ना 14 होगा, लेकिन जिसका 35 डे का होगा तो 35 में से हम 14 घटा देंगे, तो ये सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखने को सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि ये
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और हर एक स्टेटमेंट आपके लिए हर एक क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि सही है। तो पहला है कि बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। नहीं, फॉलिकल को डेवलप होने के लिए तो सिर्फ एस्ट्रोजन का डेवलप ज़रूरत है, प्रोजेस्टेरोन का तो नहीं ज़रूरत है। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यानी कि ए गलत है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, दूसरा और चौथा। और बी दोनों में है और सी भी दोनों में, यानी कि सी भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है। ये तो ऑप्शन से हम छांटने के लिए हम बताएं कि अगर ए गलत है, देखिए हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे लेकिन आपको ट्रिक समझाते हैं। अगर आप बोल दिए ए गलत है तो 1 और 3 तो नहीं होगा, तो अब क्या होगा, 2 और 4 होगा। अब 2 में भी बोल रहा है कि बी सी डी सही है और चौथा में भी बोल रहा है कि बी सी डी सही। इसका मतलब बी सी डी तो 100% सही है। और चौथा ऑप्शन में बस एक्स्ट्रा चीज़ बोल रहा है कि ई भी सही है और दूसरा में ई के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो अगर ई सही होगा तो चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, अगर ई गलत होगा तो आंसर थर्ड होगा। तो हम पहले ई को पढ़ते हैं। कह रहा है कि द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज प्राइमरी ओसाइट। ये तो गलत हो गया ना, अभी अभी पढ़े कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करता है ना ओव्यूलेटरी फेज में। तो यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट गलत है, तो ऑप्शन नंबर ई भी गलत है। तो ए और ई गलत है तो इसीलिए हमारा हो जाएगा सेकंड। और बी सी डी सही है, आपको पढ़ के समझाते। प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ एल एच। हाँ, बात सही है कि एल एच के ही कंट्रोल में प्रोजेस्ट्रॉन बनता है। एल एच का फुल फॉर्म क्या है, एल एच का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सब याद रखिए, फुल फॉर्म सब जो बीच बीच में बता रहे हैं आपको याद रखना चाहिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फार्मूला आप लोग को, सॉरी फुल फॉर्म आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये सही है। दूसरा, तीसरा, द पार्ट ऑफ ओविडक्ट इस्थमस हैज़ ए नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंट टू यूट्रस। बात सही है। इस्थमस के का ल्यूमेन जो नैरो होता है और एम्पुला का ल्यूमेन जो होता है, एम्पुला का ल्यूमेन जो होता है वो वाइड होता है। इस्थमस का नैरो होता है, एम्पुला का वाइड होता है, ये आप याद रखिए। तीसरा डी नंबर है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। बात तो सही, प्रेगनेंसी के दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जितना भी इवेंट है, इवेंट यानी कि जितना भी फेज है, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, जो भी फेज है सब रुक जाता है और मेंस्ट्रुएशन भी रुक जाता है। तो चलिए, इसका तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 नंबर कह रहा है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए और बी बताइए क्या है, और उसका फंक्शन भी बताना है। ए क्या है, बी क्या है, फंक्शन। अब आप लोग को पता है ए जो है ट्रोपोब्लास्ट है और बी इनर सेल मास है। तो देख लीजिए ये दोनों तो होगा नहीं। ए क्या है, ट्रोपोब्लास्ट, बी है इनर सेल मास। अब ए का फंक्शन क्या है कि ए जो है इंडोमेट्रियम से अटैच होता है, बाहर वाला लेयर ही अटैच होगा ना, और अंदर वाला लेयर जो इम्ब्रियो बनाता है, डिफ्रेंशिएट एज इम्ब्रियो। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ये फिगर वाला भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसीलिए फिगर वाला क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन व्हिच स्ट्रक्चर। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग सुने होंगे, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं है, बस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो एक मसल सेल में पाया जाता है, यानी कि मसल सेल का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। बस 3 क्वेश्चन बताया, 18, 19 और 20। देखिए कह रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स इन ह्यूमन। वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि रिब्स जो है, पहला होता है ट्रू। रिब्स बनता कैसे कि पीछे रहता है वर्टिब्रल कॉलम, आगे रहता है स्टर्नम, और जो रिब्स वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम दोनों से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। और जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है लेकिन आगे जो है ये ट्रू रिब्स का 7th ट्रू रिब्स से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स। ऐसा रिब्स जो पीछे वर्टिब्रा से ही जुड़ा हुआ है, आगे बस ट्रू रिब्स से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स। समझ में आ गया। और एक होता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स वो क्या होता है कि पीछे जो है
वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है और आगे किसी से नहीं जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो रिब्स होता है 12 पेयर, कितना होता है 12 पेयर, जिसमें से कि 1 से 7 तक होता है ट्रू रिब्स, ट्रू। 8 9 10 नंबर का पेयर जो होता है वो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल होता है, और 11th और 12th जो है वो होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स। तो अब पूछ रहा है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स के बारे में क्या सही है, तो ये 9 10th और 11th होता है, नहीं हम तो बताए 8 9 10 होता है, तो ये गलत हो गया। दे आर कनेक्ट डोर्सली विथ स्टर्नम। देखिए अब आपको एक चीज़ बताते हैं, आप मानिए कि यहाँ पे ऐसे करके खड़े हैं, आप नहीं कोई आदमी के बारे में बताते हैं ऐसे करके खड़ा है, ये इसका आँख हो गया और ये पीठ का पार्ट होगा और ये आगे का पार्ट होगा। पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं डोर्सल, क्या बोलते हैं डोर्सल, आगे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल। ये आप लोग याद रखिए, पीछे को बोलते हैं डोर्सल और आगे को वेंट्रल। कह रहा है कि वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स जो है वो पीछे यानी कि डोर्सली अटैच होता है स्टर्नम से। अरे भाई पीछे तो रिब से अटैच होता है, स्टर्नम से तो आगे अटैच होता है, इसीलिए ये गलत। अगर यहाँ पे वेंट्रली लिखा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे तो डोर्सली लिखा हुआ है, तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं कि दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विथ द स्टर्नम। कह रहा है कि वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब जो है डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता। हम बात तो सही, अभी हम बोले कि ये जो है डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता, ये 7th ट्रू रिब से जुड़ा होता है। बट ज्वाइंट द 7th रिब विच विथ द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाँ बात सही है कि 7th रिब से जुड़ा होता है, और एक और बात आप लोग ध्यान रखिए कि हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से जुड़ा हुआ होता है, तो ये सही है। और पूछ रहा है क्विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 3rd। चलिए अगला भी पढ़ते हैं। दे आर वेंट्रली कनेक्ट विथ एक्सटर्नल। अरे अभी तो बताए कि वेंट्रली एक्सटर्नम से कनेक्ट होता है, लेकिन आगे भी तो पढ़िए डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और एक्सटर्नम से डायरेक्टली अटैच होता है नहीं, एक्सटर्नम से थोड़ी होता है, ये तो 7th रिब से कनेक्ट होता है ना, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3rd ही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द स्टेरॉयड हार्मोन ट्रांसमिट देयर इन्फॉर्मेशन बाय। देखिए स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है, ऐसा हार्मोन जो लिपिड से मिलके बना है उसको स्टेरॉयड हार्मोन होता है। और स्टेरॉयड हार्मोन जो है, मानिए कि ये हमारा सेल है, सेल का जो मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बना होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि लिपिड बाइलेयर से मिलके बना है। किससे, लिपिड का बाइलेयर, यानी कि ऐसा रहता है, ऐसा बना हुआ रहता है, ये लिपिड का बाइलेयर है, मानिए कि ऐसा है, एक लिपिड ऐसे रहता है और दूसरा लिपिड ऐसे, एक लिपिड ऐसे दूसरा लिपिड ऐसे, इसी तरह का एक लेयर बन जाता है। इसी से हमारा बन जाता है क्या जी, सेल मेम्ब्रेन। ऐसा गोल बन गया, ये क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब ये लिपिड का होता है, अब लिपिड के मेम्ब्रेन में लिपिड आसानी से घुस सकता है, तो यानी कि जो भी स्टेरॉयड हार्मोन है सब लिपिड से बना है, और वो क्या करेगा सेल के अंदर घुस जाएगा, और सेल के अंदर जैसे ही घुसेगा तो सीधे न्यूक्लियस से जाके अपना काम करवाएगा। आप लोग बस इतना याद रखिए, इतना ही कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेरॉयड हार्मोन अपना फंक्शन कैसे करता है, तो ऑप्शन पहला पढ़िए, स्टिमुलेटिंग द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। नहीं, सेल मेम्ब्रेन वाला रिसेप्टर को थोड़ी कुछ कर पाता है, वो तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाता है ना, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। ये जो ऑप्शन है ये हमारा प्रोटीन हार्मोन के लिए ट्रू बात है, प्रोटीन हार्मोन के लिए ये बात तो सही है। लेकिन स्टेरॉयड हार्मोन और आयोडीन वाला हार्मोन जैसे कि थायरोक्सिन हो गया, ये दोनों हार्मोन जो क्या करता है सेल के अंदर घुस जाता है डायरेक्टली। तो कह रहा है इंटरिंग टू द सेल एंड मॉडिफाई सेलुलर कंटेंट। सेलुलर कंटेंट को थोड़े चेंज करता है, सेल में न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस सब को थोड़े बदल देता है। अब सेल में घुस के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कम कर देगा चाहे बढ़ा देगा, ऐसा तो नहीं करता है, तो ये भी बात गलत है। तीसरा एंटरिंग इनटू द सेल, हाँ सेल में इंटर करता है। मॉडिफाई न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ अभी ना बोले कि डायरेक्ट जाके न्यूक्लियस से बात करता है, यानी कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई करता है, तो ये सही है। और चौथा ऑप्शन है इट हेल्प इंट्रा सेलर सेकेंडरी मैसेंजर। नहीं, सेकेंडरी मैसेंजर वो बनाता है जो कि सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाते, यानी कि प्रोटीन हार्मोन और एमिनो एसिड वाला हार्मोन जो है सेल के अंदर नहीं जा पाता, इसलिए वो दोनों सेकेंडरी मैसेंजर बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप अभी तक यहाँ बने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट कीजिए, तो 20 में से कितना सही हुआ। तो चलिए 20 नंबर बताते हैं। कह रहा है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स आर, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या है, जीएनआरएच क्या है। जीएनआरएच दो टाइप का होता है, हम लोग पढ़े। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या है, दो है, एक है एलएच और दूसरा एफएसएच।
और LH का फुल फॉर्म तो हम बताए हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थोड़े होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, चाहे ये सब भी नहीं होता, आंसर सेकंड हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू। और आप लोग को नोट्स चाहिए, इस अभी जो नोट्स अभी हम लोग क्वेश्चन जो कि इस क्वेश्चन का PDF चाहिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। किसका लिंक है? टेलीग्राम चैनल का, उसमें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम लोग PDF अपलोड कर दिए हैं, और भी कुछ जो अपडेट आएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड उसमें अपलोड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।